हेलो फ्रेंड्स, 17 अप्रैल के करंट अफेयर वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। क्वालिटी की दृष्टि से लाजवाब यह वीडियो स्टार्ट से एंड तक देखिए। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। और यदि दोस्तों आपने हमारी चैनल को 1 साल तक के लिए फॉलो कर लिया तो मान करके चलिए आपका जो सोचने का तरीका है वो पूरी तरह बदल जाएगा और आपकी आने वाली एग्जामिनेशन में करंट अफेयर का एक सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं हो सकता। यह हमारा वादा है। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं कोरोना वायरस अपडेट से। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 13,845, संक्रमण से अब तक 452 लोगों की मृत्यु और 1,766 रोगियों को ठीक होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। देश भर में इसी समय 1919 कोविड अस्पताल और कोविड स्वास्थ्य केंद्र है। इनमें से 1,73,000 आइसोलेशन बेड और 21,800 आईसीयू बेड है। तो कोरोना से निपटने के लिए हमारे भारत देश में जो तैयारी की गई है वो इसी तरह है। तमिलनाडु में एक ही दिन में 103 कोरोना रोगियों को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। तो यह हमारे लिए बहुत ही अच्छे समाचार है कि एक साथ 103 रोगियों को कोरोना संक्रमण के बाद अब छुट्टी दे दी गई है और उनके जो स्वास्थ्य सुविधा है उनमें सुधार हो गया है। और दुनिया की बात करें तो कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 1,50,000 से ज्यादा हो चुकी है पूरे विश्व में और संक्रमित मरीजों की संख्या लगभग 22 लाख का आंकड़ा पार कर गई है। तो यह बात थी कोरोना वायरस अपडेट की। और अब स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। हाल ही में विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया गया? हर साल वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया द्वारा 17 अप्रैल को वर्ल्ड हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है और इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है 17 अप्रैल। और 2019 और 2020 की इसी दिवस की थीम क्या रखी गई है वो हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो 29वें विश्व हीमोफीलिया दिवस 2019 का थीम था आउटरीच एंड आइडेंटिफिकेशन और 30वें विश्व हीमोफीलिया दिवस 2020 का थीम है गेट प्लस इन्वॉल्व्ड। और यहां आप देख सकते हैं 2020 की 17 अप्रैल के इस विश्व हीमोफीलिया दिवस की थीम। और यह दिवस मनाने के पीछे का इतिहास क्या है वो भी मैं आपको बता दूं। हीमोफीलिया के प्रति जागरूकता लाने के लिए 1989 से इसी दिन की शुरुआत की गई और तब से हर साल वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया के संस्थापक फ्रैंक कैनेबल के जन्म दिवस यानी कि 17 अप्रैल के दिन विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। और यहां आप देख सकते हैं इस वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया के संस्थापक फ्रैंक कैनेबल, नाम मत भूलिएगा, इनके जन्म दिवस को ही हम विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाते हैं। और यहां हम बात करते हैं इंपोर्टेंट डे वाले क्वेश्चन की। तो अप्रैल में हमने कौन कौन से इंपोर्टेंट डे मनाए वो यहां मैं आपको फिर से रिवाइज करा रहा हूं। यदि आपको याद है तो मेरे साथ साथ बोलिए। 1 अप्रैल को ओडिशा का स्थापना दिवस मनाया गया और ओडिशा के स्थापना दिवस को ओडिशा दिवस और उत्कल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और 1 अप्रैल को ही अप्रैल फूल डे यानी कि मूर्ख दिवस मनाया जाता है। 1 अप्रैल को हमारी आरबीआई की स्थापना हुई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना दिवस भी 1 अप्रैल को मनाया गया। उसके बाद आया 2 अप्रैल। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। उसके बाद 3 अप्रैल को राज्यसभा दिवस और 4 अप्रैल को माइक्रोसॉफ्ट का स्थापना दिवस मनाया गया। और 4 अप्रैल को एक और इंपोर्टेंट डे था अंतरराष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस, वो भी 4 अप्रैल को मनाया जाता है। उसके बाद 5 अप्रैल को अंतरराष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस पहली बार मनाया गया। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया। उसके बाद आया 6 अप्रैल। 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस था और हमारे भारत देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। उसके बाद आया 10 अप्रैल।
10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया और उसके बाद 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस यानी कि नेशनल सेफ मदरहुड डे मनाया गया और 11 अप्रैल को हमारे एक समाज सुधारक ज्योतिबा फुले की जन्म जयंती भी मनाई गई। उसके बाद आया 12 अप्रैल को अंतरराष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया गया। 14 अप्रैल को सामाजिक समरसता दिवस यानी कि हमारे BR आंबेडकर का जन्म दिवस 14 अप्रैल को मनाया गया। 14 अप्रैल को ही हमने नेशनल फायर सर्विस डे मनाया और उसके बाद आया 14 अप्रैल को ही एक और इंपॉर्टेंट डे मनाया गया, वो था विश्व चग्गास दिवस। कब मनाया गया? 14 अप्रैल को। और उसके बाद 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस मनाया गया। 15 अप्रैल को ही विश्व कला दिवस मनाया गया और उसके बाद 16 अप्रैल को भारतीय रेल परिवहन दिवस मनाया गया, क्योंकि 16 अप्रैल 1853 को हमारे भारत में पहली बार रेलवे युग की शुरुआत हुई और मुंबई और ठाणे के बीच यह पहली हमारी रेल यात्रा हुई। उसके बाद आया 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया गया। तो दोस्तों, एक क्वेश्चन से जुड़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने आपके सामने रखी और हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन, किस राज्य में आयोजित होने वाले त्रिशूर पूरम उत्सव को कोविड-19 के कारण पहली बार रद्द कर दिया गया है? 1962 में जब भारत और चाइना के बीच युद्ध हुआ था तब पहली बार त्रिशूर पूरम उत्सव आंशिक रूप से स्थगित कर दिया गया था, लेकिन इस बार कोविड-19 के प्रकोप को देखते हुए केरल सरकार ने त्रिशूर पूरम उत्सव मनाने का बिल्कुल ही मना कर दिया है, यानी कि रद्द कर दिया है और इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है केरल। लेकिन बात करते हैं त्रिशूर पूरम उत्सव की, यह क्या है? त्रिशूर पूरम भारत के केरल राज्य में आयोजित किया जाने वाला एक वार्षिक हिंदू त्योहार है। 15 हाथियों की भव्य प्रदर्शन इस त्योहार के सबसे प्रमुख पहलुओं में से एक है और इन 15 हाथियों को स्वर्ण धागों से सजाया जाता है और यहां आप देख सकते हैं स्वर्ण धागों से सजाया गया है हाथियों को। तो यह आकर्षण का बहुत ही बड़ा केंद्र रहता है और यहां हम बात करते हैं केरल की। तो केरल से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन मैंने आपको पिछले सप्ताह में करंट अफेयर में बताए थे कि हाल ही में सुर्खियों में रहा अगस्त्यवनम बायोलॉजिकल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो यह पार्क स्थित है केरल में। और केरल से जुड़े हुए और भी क्वेश्चन है कि भारत की पहली कमर्शियल LNG बस कहां लॉन्च की गई? तो यह लॉन्च की गई है केरल में। और केरल से जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन, हाल ही में अट्टुकल पोंगल समारोह कहां आयोजित किया गया? अट्टुकल पोंगल समारोह भी आयोजित किया गया है केरल में। तो केरल के बारे में जान ले। केरल राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ और केरल में जिलों की संख्या है 14। केरल की कैपिटल का नाम है तिरुवनंतपुरम। केरल के वर्तमान राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री है पिनराई विजयन। केरल की मुख्य भाषा है मलयालम। केरल का राजकीय वृक्ष है नारियल। केरल का राजकीय पुष्प है अमलतास। केरल का राजकीय पशु का नाम है हाथी और केरल के राजकीय पक्षी का नाम है ग्रेट हॉर्नबिल। और शांत घाटी कहां पर स्थित है? वो भी केरल राज्य में स्थित है। तीसरा क्वेश्चन, निम्न में से कौन पत्रकारिता राहत कोष लॉन्च करेगा? पत्रकारिता राहत कोष लॉन्च करेगा गूगल, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है गूगल। तो हाल ही में यह डिसीजन गूगल ने क्यों लिया? कोविड-19 महामारी के दौरान अपने परिचालन हेतु संघर्षरत स्थानीय समाचार आउटलेट्स की मदद के लिए एक आपातकालीन फंड पत्रकारिता राहत कोष लॉन्च करेगा गूगल। और गूगल से जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन मैंने आपको कुछ दिन पहले ही बताया था कि नया वर्चुअल ब्रेल कीबोर्ड किसने लॉन्च किया? वर्चुअल ब्रेल कीबोर्ड जो अंधजन व्यक्तियों के लिए या अल्प दृष्टि या तो दृष्टिबाधित लोगों के लिए यह विकसित किया है गूगल ने। इसी बात को लेकर भी गूगल करंट अफेयर में था। तो गूगल की स्थापना कब हुई?
4 सितंबर 1998 में गूगल की स्थापना हुई। गूगल का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? कैलिफोर्निया में। गूगल के वर्तमान सीईओ कौन है? भारतीय मूल के सुंदर पिचाई गूगल के वर्तमान सीईओ है। और गूगल के स्थापक कौन है? लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन, दोनों ने मिलकर गूगल की स्थापना की थी। चौथा क्वेश्चन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से खरीफ फसलों पर राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही कई सारी इवेंट्स फिलहाल चल रही है, क्योंकि कोविड-19 से बचना होगा, यह बात भी तो जरूरी है। तो इसीलिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से खरीफ फसलों पर राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है नरेंद्र सिंह तोमर। तो इस व्यक्ति से जुड़े और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। नरेंद्र सिंह तोमर किस मंत्रालय के मंत्री है? नरेंद्र सिंह तोमर हमारे केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री है। और खरीफ फसलों पर राष्ट्रीय सम्मेलन जो आयोजित किया गया, इसका उद्देश्य क्या था? राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के मद्देनजर खरीफ की खेती के लिए तैयारियां के बारे में राज्यों के परामर्श से विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करना एवं उचित कदम उठाना, यह सम्मेलन का उद्देश्य था। पांचवा क्वेश्चन, हाल ही में रंजीत चौधरी का निधन हो गया, वे कौन थे? तो इस चेहरे को आपने कहीं फिल्मों में देखा है? बिल्कुल देखा होगा। रंजीत चौधरी एक जाने माने अभिनेता थे जिसका हाल ही में निधन हो गया है, और इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है अभिनेता। तो देखिए, रंजीत चौधरी का 64 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। रंजीत चौधरी ने वर्ष 1978 में फिल्म खट्टा मीठा के जरिए बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत की थी, और उन्होंने सबसे पहले हॉलीवुड फिल्म लॉनली इन अमेरिका में भी कार्य किया था। यानी कि बॉलीवुड से हॉलीवुड तक छाए रहे थे हमारे इस अभिनेता रंजीत चौधरी, जिसका हाल ही में निधन हो गया है। छठा क्वेश्चन, रिजर्व बैंक जिस दर पर ब्याज देता है उसे क्या कहते हैं? सुर्खियों में रहता है रिजर्व बैंक फिलहाल कोविड-19 के कारण, और हाल ही में जब रिवर्स रेपो रेट में कटौती की है और इसीलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करंट अफेयर में है। तो याद रखो, रिजर्व बैंक जिस पर ब्याज देता है उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं, और इसी क्वेश्चन का सही आंसर भी रिवर्स रेपो रेट है। तो सुर्खियों में क्यों है यह रिवर्स रेपो रेट? तो देखिए, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने रिवर्स रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की है, और आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट को 4% से घटाकर 3.75% कर दिया है। और इसी बात को लेकर रिवर्स रेपो रेट, जो हमारे आर्थिक जगत के एक महत्वपूर्ण शब्द है, उसी के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ साथ आपको रेपो रेट के बारे में भी मैं बता दूं, क्योंकि इनसे जुड़ा हुआ भी एक क्वेश्चन कुछ दिन पहले मैंने आपको करंट अफेयर में बताया था, क्योंकि रेपो रेट में भी रिजर्व बैंक ने 75 बेसिस पॉइंट की कटौती की है। तो देखिए, रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में 0.75% की भारी कटौती का ऐलान किया है, और अब रेपो रेट 4.40% हो गया है। इसमें से पहले रेपो रेट 5.15% पर था, और हाल ही में यह कटौती की गई है कोविड-19 की महामारी के कारण। और बात करते हैं आरबीआई की। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के तहत की गई। आरबीआई के हमारे वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास, और वो हमारी आरबीआई के 25वें गवर्नर है। आरबीआई का मुख्यालय कहां पर स्थित है? मुंबई में स्थित है। सातवां क्वेश्चन, निम्न में से किसने केंद्र सरकार से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक एडवाइजरी जारी करने को कहा है? तो फिलहाल एनएचआरसी ने, यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने केंद्र सरकार से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक एडवाइजरी जारी करने को कहा है, क्योंकि कोविड-19 के चलते मानव अधिकारों का यदि उल्लंघन हो रहा है
तो इसके लिए दिशा निर्देश जारी करना होगा। यह बात कही है हमारे एनएचआरसी ने केंद्र सरकार को। तो एनएचआरसी का पूरा नाम क्या है? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, यानी कि हिंदी में बोले तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों के तहत 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी। और एनएचआरसी एक बहुसदस्यीय संस्था है जिसमें एक अध्यक्ष और 7 सदस्य होते हैं। तो यहां हम एनएचआरसी के बारे में भी कुछ जान ले, क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट आयोग है। आयोग का अध्यक्ष भारत का कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ही होता है। और मुख्यालय इस एनएचआरसी का कहां पर स्थित है? नई दिल्ली में। और एनएचआरसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति एचएल दत्तू। हर साल 10 दिसंबर को यूडीएचआर की सालगिरह के रूप में मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। यूडीएचआर का पूरा नाम क्या होता है? यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, यानी कि मानव अधिकारों की जो वैश्विक यानी कि यूनिवर्सल घोषणा की गई है 10 दिसंबर को। और इसीलिए 10 दिसंबर को हर साल मानव अधिकार दिवस भी मनाया जाता है। 8वां क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की सरकार द्वारा एक अध्यादेश के माध्यम से राज्य निर्वाचन आयुक्त यानी कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के कार्यकाल में कटौती की गई? तो यह काफी विरोधाभास परिस्थिति पैदा हुई है आंध्र प्रदेश में। और इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है आंध्र प्रदेश। तो यह कंट्रोवर्सी है क्या? मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने आरोप लगाया है कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर सरकार से सलाह लिए बिना कार्य कर रहे थे तथा कुछ राजनीतिक नेताओं के इशारे पर काम कर रहे थे। और आंध्र प्रदेश में फिलहाल स्थानीय निकायों के चुनाव होने वाले थे, लेकिन स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ने कोविड-19 महामारी के प्रकोप का हवाला देते हुए चुनाव स्थगित कर दिए। और इसी बात को लेकर मुख्यमंत्री और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बीच जो विवाद हुआ और इसीलिए उनके कार्यकाल में कटौती की है मुख्यमंत्री ने। तो बात करें राज्य निर्वाचन आयोग की यानी कि स्टेट इलेक्शन कमीशन की, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के तथा 243 ZA में स्टेट इलेक्शन कमीशन संबंधी प्रावधान किए गए हैं। और स्टेट इलेक्शन कमीशन का गठन 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत किया गया था। और स्टेट इलेक्शन कमीशन भारत के निर्वाचन आयोग से स्वतंत्र इकाई है, यह बात भी जान लीजिए। और यदि आपकी एग्जामिनेशन में यदि कॉन्स्टिट्यूशन टॉपिक है तो यह स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में आपको इतना याद रखना होगा। और बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश की कैपिटल का नाम क्या है? अमरावती। आंध्र प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। और आंध्र प्रदेश भाषा के तौर पर अलग होने वाला सबसे पहला भारत का स्टेट भी है। आंध्र प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? जगन मोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश का राजकीय पशु का नाम है काला हिरन। और आंध्र प्रदेश के राजकीय पक्षी का नाम है रामाचिलुका, जो एक तोता है। और यहां आप देख सकते हैं। 9वां क्वेश्चन, कोविड-19 महामारी के कारण किस देश में होने वाला यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 44वां सत्र स्थगित कर दिया गया? कोविड-19 के कारण जो यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 44वां सत्र आयोजित होने वाला था चीन में, वो हाल ही में स्थगित कर दिया गया है। और इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है चीन। तो बात करें इस सम्मेलन की, यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 44वां सत्र को चीन की सरकार द्वारा 29 जून से 9 जुलाई 2020 तक पूर्वी चीन के फुजियान प्रांत के फुजो में आयोजित किया जाना था, लेकिन फिलहाल उसे स्थगित कर दिया गया है। और बात करते हैं यूनेस्को की। तो यूनेस्को का पूरा नाम क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में पढ़े तो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। और यूनेस्को का गठन 16 नवंबर 1945 को किया गया।
यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर स्थित है? फ्रांस के पेरिस में। और यूनेस्को की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? आंद्रे अजोले। 10वां क्वेश्चन, हाल ही में असेस कोरोना एप्लीकेशन किसने लॉन्च की? असेस कोरोना एप्लीकेशन लॉन्च की है दिल्ली सरकार ने, और इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है दिल्ली। और यह एप्लीकेशन है क्या, वो भी मैं आपको बता दूं। कोरोना वायरस से ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों में घर घर जाकर सर्वेक्षण करने के लिए नए असेस कोरोना ऐप का उपयोग किया जाएगा। दिल्ली सरकार राजधानी के हॉट स्पॉट क्षेत्रों में डोर टू डोर सर्वे की योजना बना रही है, और इसमें इस असेस कोरोना एप्लीकेशन की मदद से यह सर्वे किया जाएगा। और बात करते हैं दिल्ली की, तो दिल्ली की स्थापना कब हुई? 1911 में। और दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। और दिल्ली के वर्तमान उपराज्यपाल है अनिल बैजल। यह बेसिक इंफॉर्मेशन तो हमें पता है, लेकिन अरविंद केजरीवाल से जुड़े और भी क्वेश्चन के बारे में हमें पता होना चाहिए कि आम आदमी पार्टी का गठन कब हुआ? 2 अक्टूबर 2012 को आम आदमी पार्टी का गठन हुआ। और अरविंद केजरीवाल का जन्म कहां हुआ है? 16 अगस्त 1968 को हरियाणा के हिसार जिले के सिवानी गांव में अरविंद केजरीवाल का जन्म हुआ है। और दिल्ली से जुड़ा हुआ यह फैक्ट भी आप याद रख लीजिए। लौह स्तंभ में लोहे की मात्रा करीब 98% है, और अभी तक इसे जंग नहीं लगा है। तो यह लौह स्तंभ भी स्थित है दिल्ली में, और वो कुतुब मीनार के परिसर में स्थित है। 11वां क्वेश्चन, भारत सरकार ने किसानों की अपनी कृषि उपज को मंडियों तक पहुंचाने में मदद करने के लिए किस नाम से एक एप्लीकेशन लॉन्च की है? भारत सरकार ने किसान रथ नाम से एक एप्लीकेशन लॉन्च की है, क्योंकि किसान अपनी कृषि उपज को मंडियों तक पहुंचा सके, और इसीलिए यह एप्लीकेशन किसान रथ मदद रूप हो सकती है। तो यहां आप देख सकते हैं इस एप्लीकेशन को, किसान रथ एप्लीकेशन। लॉकडाउन के दौरान गेहूं की कटाई और मंडाई के बाद उपज को मंडियों तक ले जाने वाली दिक्कतों को दूर करने के लिए किसान रथ नामक मोबाइल ऐप को हाल ही में लॉन्च किया गया है, और इसीलिए इस एप्लीकेशन का नाम मत भूलिएगा। और इस एप्लीकेशन के जरिए आप अपने जो कृषि उपज है उसी को मंडी तक पहुंचा सकते हैं। तो देखिए, डिजिटल इंडिया के तहत किसानों को तकनीकी से जोड़ने के लिए एक और एप्लीकेशन भी लॉन्च की गई, जिसका नाम है मेघदूत। तो उसी के बारे में भी आप जान लीजिए, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान है, और किसानों से जुड़े हुए उठाए गए हर एक कदम हमारे लिए काफी मायने रखते हैं। तो देखिए, डिजिटल इंडिया के तहत किसानों को तकनीक से जोड़ने के लिए भू विज्ञान और कृषि मंत्रालय ने मेघदूत मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, और यह ऐप किसानों को और मछुआरों को मौसम आधारित सलाह स्थानीय भाषा में देगा, और यह काफी मददरूप हो सकता है किसानों को। एप्लीकेशन का नाम मत भूलिएगा, मेघदूत। 12वां क्वेश्चन, एटीएम पर किए गए सभी एटीएम लेन देन पर लगने वाले बैंक सेवा शुल्क को माफ करने की घोषणा किसने की? एटीएम लेन देन पर लगने वाले बैंक सेवा शुल्क को माफ करने की घोषणा की है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, और इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है एसबीआई। तो बात करें एसबीआई की, एसबीआई का मुख्यालय कहां पर स्थित है? मुंबई में। एसबीआई की स्थापना कब हुई? 2 जून 1806 में एसबीआई की स्थापना हुई, लेकिन बैंक ऑफ कोलकाता के रूप में एसबीआई की स्थापना हुई थी। और बाद में मई 1955 में संसद में एक अधिनियम पारित किया गया, तथा 1 जुलाई 1955 को भारतीय स्टेट बैंक का गठन किया गया, और इसीलिए एसबीआई अपना स्थापना दिवस मनाता है 1 जुलाई को। और एसबीआई के वर्तमान चेयरमैन कौन है? रजनीश कुमार। 13वां क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रहे शब्द फेई फेई के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? फेई फेई शब्द सुर्खियों में है क्योंकि हांगझो 2022 एशियाई पैरा खेलों का शुभंकर इसका नाम है फेई फेई, और इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, हांगझो 2022 एशियाई पैरा खेलों का शुभंकर क्या है? फेई फेई। तो यह आखिर है क्या? तो यहां आप देख सकते हैं फेई फेई बर्ड को।
और इस शुभंकर में फे फे शब्द का 2 बार यूज किया गया है। पहले फे का मैं अर्थ बताऊं तो फे का अर्थ है उड़ते हुए पक्षी, यानी कि मानव समाज की समावेशिता का और सम्मान का प्रतीक है यह पहला फे। जबकि दूसरे फे का अर्थ अपनी कमजोरी पर काबू पाने के साथ एथलीटों के मानसिक परिश्रम को दर्शाता है दूसरा फे। और यह शुभंकर जारी किया गया है 19वें एशियन गेम्स हांगझो में जो आयोजित होने वाले हैं उसी का यह शुभंकर। तो हम बात करें 2022 एशियाई पैरा खेलों के, यह चौथा एशियाई पैरा खेल है। कुल 22 खेलों आयोजित किए जाएंगे इस इवेंट में और इस बार ताइक्वांडो और पैरा कैनोइंग को पहली बार इस खेलों में शामिल किया गया है। तो इसी बात को लेकर इन दोनों के खेल के नाम आप मत भूलिएगा। और अब हम बात करते हैं पिछले वीडियो के क्वेश्चन की। तो पिछली बार मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में सुर्खियों में रहा वेबिनार शब्द निम्न में से किस 2 शब्दों को जोड़कर बना है। वेबिनार शब्द वेब और सेमिनार इन 2 शब्दों को जोड़कर बना है और इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर था वेब प्लस सेमिनार। और इस क्वेश्चन का सही आंसर देने वाले हमारे सब्सक्राइबर फ्रेंड है संगीता, वाला जया, धवल रावल, चंदन शर्मा, मेर पीयूष, धर्मवीर कुशवाहा, दीपक परमार, चेतन कंजरिया जो गुजरात के बावला से है, ठाकुर अशोक, कन्हैया लाल और दिव्या मिश्रा। इन सभी दोस्तों ने इसका सही आंसर दिया है और हमारे ऐसे भी सब्सक्राइबर फ्रेंड हैं जो पहली बार कमेंट में आंसर दे रहे हैं। इसी के साथ साथ वनकर नितिन कुमार, शैलेश कुमार तबियाड़, आर के काचोट, मुकेश कुकड़िया, जाडेजा छत्र सिंह और प्रियंक चौधरी, उन्होंने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है। और इसके बारे में डिटेल में लिखा है पटेल रूपम ने। उन्होंने लिखा है कि वेब प्लस सेमिनार दोनों को जोड़कर यह शब्द बनाए हैं और केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने देखो अपना देश नाम से एक वेबिनार श्रृंखला की शुरुआत की है। इसी बात को लेकर यह करंट अफेयर में शब्द था। और पर्यटन मंत्री कौन है? प्रहलाद सिंह पटेल। इसी के साथ प्रदीप कुमार ने भी इसके बारे में डिटेल में लिखा है। हर्ष अंतानी ने भी इसका सही आंसर दिया है, वो सूरत से है। तो सभी दोस्तों को सही आंसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर। हाल ही में सुर्खियों में रहा स्वयं प्रभा कितनी डीटीएच चैनलों का एक समूह है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है और उसी में से आपको चॉइस करना है कि स्वयं प्रभा कितनी डीटीएच चैनलों का समूह है। आंसर देना है नीचे कमेंट सेक्शन में, तो आंसर देना मत भूलिएगा। और मैं आपसे भी बोलना चाहूंगा कि यदि आप एक बार आंसर लिख देते हैं फिर आप उसे कभी नहीं भूलते। तो प्लीज दोस्तों कमेंट सेक्शन में लिखा करो। और जाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी विनती करना चाहूंगा, क्योंकि 4.5-5 घंटों की कड़ी मेहनत के बाद जब यह वीडियो बनकर मैं आपके सामने रखता हूं तो मैं आपसे 1 मिनट का वक्त मांग रहा हूं। तो प्लीज दोस्तों फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जरिए आपके दोस्तों को इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। कल फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।